हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैक एंड जोकर यू स्टील माय हार्ट के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। जोकर जब अपनी गलती को एडमिट करता है कि उसने ही बॉस को वो रिंग चुरा कर दी थी जिस वजह से वो आज इतना पावरफुल बन गया है। उसकी बात सुनने के बाद जैक गुस्से में उसे दीवार पर धक्का देकर बोलता है कि ये तुमने क्या किया। होए, टैटू, अरान सब उसे रोकते हैं। जैक जोकर के फेस की जगह सीधे दीवार पर पंच मारता है। जोकर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैक इमोशनल होकर जोकर से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब देखो तुम्हारी वजह से तोइतिंग की ये कंडीशन हो गई है। टैटू जैक को रोक रहा था तो जैक उससे कहता है कि अगर तोइतिंग की जगह तुम्हारी मॉम होती तो तुम्हें कैसा लगता। अरान जैक से बोलता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर सबके सब अपसेट हैं और हम हॉस्पिटल में हैं। जैक कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो जोकर से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम अपनी ये शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। जोकर कॉन्टिन्यूसली रो रहा था तो होए और अरान दोनों ही उसे कंफर्ट देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में जैक डायरेक्टली बॉस के ऑफिस में एंटर करता है। वो एक एक करके अपने सामने आने वाले गार्ड से पूछता है कि बॉस कहाँ है, लेकिन वो गार्ड्स जैक पर अटैक करते हैं। जैक को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो भी एक एक करके उन्हें मारता चला जाता है। वो स्टेयर्स से ऊपर जाता है तो एक गार्ड उसे रोकता है, लेकिन जैक उसे भी मारकर आगे बढ़ता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जोकर के फादर से बोलते हैं कि तोइतिंग की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर सूथी बोलते हैं कि जल्दी से ऑपरेशन रूम में मूव करते हैं, हमें किसी भी तरह तोइतिंग को बचाना होगा। दूसरी तरफ जैक चिल्लाते हुए बॉस के ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर हमें अब तक की बेस्ट फाइट दिखाई जाती है। जैक अकेले ही 3 गार्ड से लड़ रहा था, लेकिन अब तक ग्राउंड फ्लोर के गार्ड्स भी ऊपर आ चुके थे। अब जैक के लिए उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैक इमोशनल होकर बोलता है, क्या अब तक जो भी तुमने बोला था क्या वो झूठ था। वो जोर जोर से चिल्लाकर बॉस को बाहर बुलाता है। वो उन गार्ड्स से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इतने सारे थे कि जैक अब उनके सामने कुछ नहीं कर पाता। वो गार्ड्स जैक को बहुत मारते हैं और इधर जोकर हॉस्पिटल में तोइतिंग की कंडीशन का जिम्मेदार खुद को मानकर बहुत रो रहा था। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सूथी तोइतिंग से बोलते हैं कि गिव अप मत करना, ग्रैंडपा जानते हैं कि तुम ये कर सकती हो। वो ऑपरेशन शुरू करते हैं और इधर वो सारे गार्ड्स जैक को मार मार कर उसकी हालत बहुत बुरी कर देते हैं। जैक अब फ्लोर पर ही लेट जाता है, तभी वहाँ बॉस की एंट्री होती है। वो गार्ड्स जैक को बॉस के सामने बैठा देते हैं। बॉस जैक से बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का मेंबर बनाया, लेकिन तुमने उन्हें चूज किया और अब मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वो जैक के क्लोज आकर बहुत ही क्रीपी स्माइल करके उससे पूछता है कि तोइतिंग कैसी है। जैक गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन तभी कार्बन वहां आकर जैक को जोर की किक मारता है। वो जैक से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तुम्हारी स्किल्स पहले जैसे ही पैथेटिक हैं और ऐसी स्किल्स से तुम लोगों के बच्चों को ताइक्वांडो सिखाने चले। बॉस बोलता है कि हमने बहुत चिट चैट कर ली है, इसलिए इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और कार रेडी करो। कार्बन जैक से बोलता है कि तुम मुझे और मेरे क्रू को कभी नहीं हरा सकते हो और फिर वो जैक के सिर पर जोर की किक मारकर उसे बेहोश कर देता है। जोकर, अरान, टैटू और होय को हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे बैठे रात हो गई थी। नर्स बाहर आकर पूछती है कि क्या आप तोइतिंग के फैमिली मेंबर्स हैं। जोकर हाँ बोलता है तो नर्स कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सब घर चले जाओ और जाकर रेस्ट करो और कल दोबारा से वापस आना। जोकर नर्स से बोलता है कि मैं तोइतिंग से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब तक जोकर के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। वो जोकर से कहते हैं कि तुम्हें नर्स की बात को सुनना चाहिए। जोकर अपने डैड से पूछता है कि तोइतिंग कैसी है। जोकर के डैड बोलते हैं कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। होए, अरान, टैटू तो ये सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि तोइतिंग सेफ है। जोकर के डैड बोलते हैं कि पैसों की चिंता मत करो, मैं सारे एक्सपेंसेस को देख लूंगा। जोकर ये सुनकर अपने डैड को हक कर लेता है। उसके फादर उससे बोलते हैं कि अभी तुम घर जाओ और कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ तोइतिंग को विजिट करने आना। वो सब के सब बिल्कुल चुप थे। जोकर के फेस पर हम सैडनेस को पूरी तरह से देख पाते हैं। इधर जैक को अचानक से तोइतिंग का नाम लेकर होश आता है। उसकी ग्रैंडमा उसके बगल में ही थी। वो जैक से बोलती है कि तुम रेस्ट करो, तोइतिंग बिल्कुल ठीक है और हम कल उसे मिलने जा रहे हैं। जैक अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि आपको ये बात कैसे पता है, तो ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे जोकर ने खुद कॉल करके ये बात बताई है। जैक कहता है, ग्रैंडमा आप प्लीज उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना, ये नाम मैं नहीं सुनना चाहता हूँ।
वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि मैं घर कैसे आया और ये मत कहना कि वो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया है। तभी वहाँ पर होप और सेव की एंट्री होती है। होप जैक से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ग्रैंडमा जैक से बोलती है कि तुम्हें सेव को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने ही तुम्हारे वुंड्स को ट्रीट किया था। जैक बोलता है कि आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि मैं इसे थैंक्स बोलूं? क्या आपको पता है कि आपके हॉस्पिटल में रहने का रीजन और बॉस ने जो मुझे इतना ऑपरेस किया वो सब इसकी वजह से हुआ है। ग्रैंडमा जैक से बोलती हैं कि तुम्हें काइंडली बात करनी चाहिए। होप जैक से पूछता है कि तुम्हें सेव से और क्या चाहिए। सेव भी बॉस का एक विक्टिम है और तुम्हें याद है कि जब तुमने बॉस का डेट पे नहीं किया था तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या करना पड़ा था। सेव जैक से बोलता है कि मैंने तुम्हें बिट्रे किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो ग्रैंडमा से भी सॉरी बोलता है। जैक कुछ नहीं बोलता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जोकर कई सालों बाद अपने घर पर आता है जहां उसका रूम आज भी बिल्कुल क्लीन था। टॉप बोलता है कि जब मॉम और डैड ने ये सुना कि तुम घर आ रहे हो तो उन्होंने तुरंत ये कमरा हाउसकीपर से साफ करवा दिया। जोकर के फादर उसे उसके रूम की कीज दे देते हैं। जोकर अपने डैड को थैंक्स बोलता है, उसके फादर वहां से चले जाते हैं। तो टॉप जोकर से बोलता है कि अब तुम आ गए हो तो ये घर सूना सूना नहीं लगेगा और अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। कभी भी कोई बात अपने तक ही मत रखना। ये बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। जोकर अपने कंप्यूटर पर लगे स्टिकर को देखकर जैक की कही बात को याद करके रोने लगता है। जब जैक ने उससे बोला था कि तुम मुझे अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। इधर जैक भी जोकर को याद करके अपने रूम में बैठकर रो रहा था और ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। अगली सुबह टैटू, अरान, होए, जैक, होप और सेव साथ में लर्निंग सेंटर को क्लोज करके बैठे हुए थे। होए बोलता है कि हम कब से यहीं बैठे हुए हैं, तो सेव बोलता है कि हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉस को पावर से कैसे हटाएं। टैटू सेव से कहता है कि तुमने ये बात तब क्यों नहीं सोची जब तुम बॉस की मदद कर रहे थे। होए टैटू से बोलता है कि कम ऑन, जब तुमने हमें बिट्रे किया था तब हमने भी तो तुम्हें माफ कर दिया था। टैटू बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि सेव हमारे प्लान्स को दोबारा से बॉस को जाकर नहीं बताएगा। सेव बोलता है कि मुझे कंट्रोल करने के लिए बॉस ने होप को अपना राइट हैंड बनाया था। मुझे बॉस के लिए इसलिए काम करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि होप किसी भी वजह से सफर हो। लेकिन अब बॉस के पास रिंग और कार्बन दोनों ही हैं और मेरा बनाया हुआ नया कॉन्ट्रैक्ट भी, तो इसका मतलब अब बॉस को मेरी और होप की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि मैं बॉस के बहुत सारे सीक्रेट्स जानता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को सेव करने के लिए हूँ। ये बात सुनकर टैटू बोलता है कि तुम दोनों सच में बिल्कुल नहीं बदले, डरपोक के डरपोक ही हो। होप को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो टैटू से कहता है कि तुम कब से सेव की इंसल्ट कर रहे हो। वो टैटू को गले से पकड़कर बोलता है कि क्या तुम पंच खाना चाहते हो। टैटू भी उसे पोक करने लगता है तो होए उन्हें अलग करता है। जैक उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बस एक दूसरे को ही मार सकते हो लेकिन बॉस का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो उनसे बोलता है हम सब इतने सारे हैं, एक अच्छा सा प्लान बनाकर काम करते हैं। अरान बोलता है कि ये मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं अपने फादर को पावर से हटाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ क्यों बैठा हूँ। होए धीरे से बोलता है क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत बेकार हैं। टैटू अरान से बोलता है ठीक है, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन अरान कहता है मैं खड़े होकर तुम सबका तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। होए के मुंह से गलती से निकल जाता है कि जोकर यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता, उसके पास हमेशा आइडियाज हुआ करते थे। जैक उसके बगल में ही खड़ा था तो वो सॉरी बोलता है। तभी उन्हें एक मैसेज आता है। होए कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 4 हॉर्समैन की मंथली मीटिंग आज होने वाली है। सेव कहता है क्या आज भी वो फिर से वही बेकार गेम खेलेंगे। होप बोलता है तब तो ये मीटिंग बॉस को भी अटेंड करनी होगी। अरान कहता है कि अगर मेरे डैड उस गेम में जीत गए तो हालत और बिगड़ जाएंगे। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सेव से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो, और क्या तुम अपनी गलतियों को फिक्स करने के लिए रेडी हो। सेव हाँ में अपना सिर हिलाता है तो जैक कहता है लेकिन ये बहुत डेंजरस होने वाला है। सेव कहता है मैं रेडी हूँ। जैक बोलता है तो मुझे फॉलो करो। होप सेव को रोककर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सेव बोलता है जो काम करना जरूरी है मैं उसे करने जा रहा हूँ और तुम यहीं पर रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। होप बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। तो जैक कहता है कि मैं तुम सबको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। सेव होप से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं और जैक दोनों ही सेफ रहेंगे, इसलिए तुम हमारी चिंता मत करना।
उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद टैटू होए से पूछता है कि क्या तुम नहीं जा रहे हो। होए कहता है मिस नांग ने बोला है कि आज मेरा ऑफ है और क्या हम ऐसे ही पूरे दिन खाली बैठकर कुछ नहीं करने वाले हैं। होप बोलता है मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि अगर सिर्फ रिंग की वजह से बॉस के पास पावर है तो हम उसी रिंग को चुरा लेते हैं। टैटू बोलता है ये करना इतना आसान नहीं है, ऊपर से यहाँ पर जोकर भी नहीं है और अगर हमने कोशिश करी भी और कुछ गड़बड़ हो गई तो एंड में सबके सब मारे जाएंगे। तो होप बोलता है कि सब अपना अपना प्लान बताओ, हम हर किसी के प्लान को डिस्कस करेंगे। टैटू रेडी हो जाता है और कहता है कि पहले तुम अपना प्लान बताओ। होप बड़े ही एटीट्यूड में कहता है मेरे प्लान का नाम ए है यानी कि अटैक। वो बोलता है कि जब भी बॉस मीटिंग करने जाता है तो उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी रहता है जो कि उसका ड्राइवर होता है और अगर हम चारों मिलकर उसकी कार पर अटैक कर दें जब वो मीटिंग के लिए जा रहा हो तो रिंग हमें मिल जाएगी। प्लान के अनुसार वो सब अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। बॉस कार में बैठता है और वो सब बॉस की कार पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके हाथों में डंडे थे। वो जैसे ही अटैक करने के लिए कार की तरफ आते हैं, 4 गार्ड्स को बाहर खड़ा देखकर डर के मारे वहीं पर एक दूसरे से लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। बॉस कार में बैठकर ये सब देख रहा था। वो कार्बन से पूछता है कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कार्बन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि गैंग फाइट चल रही है। बॉस की कार वहाँ से निकल जाती है और वो साइड में हो जाते हैं। होए होप से बोलता है कि तुमने तो बोला था कि बॉस अकेला ही होगा। होप कहता है ये मुझे कैसे पता होगा। अरान कहता है कि अभी हम बाल बाल बचे, हम दूसरे प्लान पर स्विच करते हैं। होए बड़े ही टशन में अपने बालों को ठीक करके बोलता है कि अब मेरे प्लान की बारी है और मेरे प्लान का नाम बी यानी कि ब्लॉक है। वो सब ये बात कर ही रहे थे कि बॉस के ऑफिस के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उनसे बोलता है कि तुम सब यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो। वो सब उस गार्ड को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। होए अपना प्लान कंटिन्यू करता है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाया जाता है। वो कहता है कि अगर हमें बॉस को मीटिंग में जाने से रोकना है तो हमें उस हर रोड को ब्लॉक करना होगा जहाँ से वो मीटिंग में पहुँच सकता है और मैं इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए हम फ्रंट और बैक दोनों ही रोड को ब्लॉक कर देंगे। हमें बॉस की कार भी दिखाई जाती है जहाँ सामने वाली रोड पर बड़े बड़े ट्रक्स खड़े थे तो रोड ब्लॉक हो गई थी। ट्रक्स में कोई भी नहीं था तो बॉस का आदमी कार्बन को बताता है कि ट्रक्स में कोई भी नहीं है। कार्बन बैक लेकर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है और इधर हम टैटू, होप और अरान को वैन में देखते हैं। होए बैक रोड को भी ब्लॉक कर देता है और कहता है कि यहाँ पर काम चल रहा है और ये 1 वे रास्ता है तो आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो टैटू से कहता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। टैटू स्माइल करता है। बॉस का आदमी कार्बन से कहता है कि अब हम फंस गए हैं, रोड पर काम चल रहा है और हम आगे नहीं जा सकते हैं। कार्बन ये बात बॉस से कहता है तो बॉस बोलता है कि मैं अभी तुम्हें पावर क्या होती है ये दिखाता हूँ। होए बॉस के आदमी से बात करने में लगा हुआ था कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। होए ये बात टैटू को बताता है। पुलिस वाले होए से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। होए कहता है कि रोड वर्क चल रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास परमिट है। होए तो डर के मारे हाथ खड़े कर लेता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि पहले ये साइन जो तुमने लगाए हैं इन्हें मूव करो क्योंकि ये रोड इम्पोर्टेंट लोगों के पास होने के लिए बनी है। पुलिस वाले खुद ही साइन को मूव करके बॉस की कार्स को वहां से जाने का रास्ता देते हैं। होए भी वहां से खिसक रहा था तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पहले परमिट के पेपर्स को दिखाओ। होए बोलता है मेरे पास पेपर्स नहीं है तो पुलिस वाला होए को अपने साथ ले जाता है। इधर टैटू बोलता है कि ये प्लान ब्लॉक नहीं बल्कि बाय था। फिर वो पूछता है कि अगला प्लान किसका है। अरान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अब मेरा प्लान सी यानी कि कॉल है। वो अपने डैड को कॉल लगाता है। तब तक होए भी पुलिस से डील करके वापस आ जाता है। बॉस कॉल पिक करता है तो अरान बोलता है डैड आप कैसे हो, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। हर कोई आपके बारे में ही बात कर रहा है। वो बहुत इमोशनल होकर ये बात बोल रहा था। वो आगे बोलता है कि आप स्केरी पर्सन मत बनना जैसा सब लोग बोल रहे हैं। उन सबको ऐसा लगता है कि प्लान काम कर रहा है लेकिन तभी बॉस ये बोलकर फोन कट कर देता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। टैटू कहता है कि तुम किस बात का वेट कर रहे हो। अब वो अपने प्लान को बताता है कि मेरा प्लान डी यानी कि डायनामाइट है। हमें बॉस की कार का टायर दिखाया जाता है जिसमें टैटू ने अपने हाथों से बॉम्ब फिट कर दिया था।
होए टैटू से पूछता है कि तुमने ये कब किया। होप उसे बताता है। टैटू टशन में अपने बालों पर हाथ मारता है और उसके हाथ में रिमोट होता है। वो रिमोट का बटन प्रेस करने वाला था कि तभी अरान उसे रोक देता है। अरान कहता है कि तुम मेरे डैड को ऐसे मत मारो, तो टैटू बोलता है कि तुम उसे अभी भी डैड बोल रहे हो। वो दोनों वहीं पर झगड़ने लगते हैं। होप उन दोनों से बोलता है कि बस अब बंद करो। होए बाइनोकुलर से देखकर कहता है कि तुम्हें अब फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉस यहाँ आ चुका है। बॉस के लोम्प्रान के मेंशन में एंट्री होती है। होप, टैटू, होए और अरान भी उन पर बाहर से नजर रखे हुए थे। तो होप बोलता है कि तुम दोनों की फाइट की वजह से हम बॉस को रोक नहीं पाए। अरान होप से बोलता है कि अगर तुम्हारा प्लान ए फेल नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। होए कहता है कि अब किसी के पास और कोई प्लान है? ABCD तो हो गया, प्लान ई भी है। तभी अरान लोम्प्रान के मेंशन के सामने रोज को देखता है। बॉस मेंशन के अंदर एंटर होने वाला था कि तभी रोज बॉस से कहती है कि तुम मेरे डैड की रिंग वापस करो। ये मत सोचना कि मैं इस बात को ऐसे ही जाने दूंगी। कार्बन बोलता है कि रिंग अब बॉस की है, इसलिए जो राइट्स 4 हॉर्समैन के पास हैं वो सारे राइट्स बॉस के पास भी हैं और तुम इस घर में एंटर नहीं कर सकती हो। रोज बोलती है क्या तुम जानते भी हो इस घर में मैं कितनी बार आ चुकी हूँ। वो वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि मुझे लोम्प्रान से बात करनी है। वो लोम्प्रान से बात करती है तो लोम्प्रान बोलता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, अगर तुम मुझे डेट करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें इस घर में 4 हॉर्समैन की डॉटर इन लॉ बनकर एंटर करने दूंगा। लेकिन रोज बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, इसलिए अभी नीचे आओ। लोम्प्रान रोज की बात को इग्नोर कर देता है। बॉस घर के अंदर चला जाता है और गार्ड्स रोज को मेंशन के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। ये सब अरान, टैटू, होए और होप ने भी देख लिया था। तो होप उनसे बोलता है क्या अब हमारे पास कोई प्लान है? होए कहता है कि अब ये फेट पर छोड़ दो। मेंशन में एंटर करने के बाद वहाँ बैठी लेडी बॉस से कहती है कि आखिरकार तुम कैसे भी करके 4 हॉर्समैन बन ही गए। बॉस बोलता है कि पिछली बार तुमने मुझे इस गेम मोनोपोली को खेलने के लिए इनवाइट किया था और मैं स्टार्टिंग से ही डिसएडवांटेज में था, इसलिए आज मैं दोबारा से फेयर रीमैच चाहता हूँ। वहाँ बैठा आदमी कहता है हमें कोई इशू नहीं है, तुमने ये अर्न किया है। बॉस उनसे बोलता है कि लास्ट हॉर्समैन कहाँ है? वो दोनों कुछ नहीं बोलते और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर टेम्पल में मिस नांग गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज गॉड कोई ऐसा हीरो भेज दो जो विलन को पूरी तरह से खत्म कर दे। दूसरी तरफ अब एंट्री होती है लास्ट हॉर्समैन की। वो सबसे माफी मांगता है और हमें उसका फेस रिवील किया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि सेव था। बॉस लोम्प्रान से पूछता है कि ये सब क्या है, तो लोम्प्रान बोलता है कि मेरे फादर ने रिंग खो दी थी और इस लड़के को वो रिंग मिली, इसलिए आज मैं इस गेम का बस होस्ट हूँ। बॉस उन सबको देखकर कहता है कि क्या तुम सबकी ये मेरे अगेंस्ट साजिश है? अब जैक की वहाँ एंट्री होती है। वो बॉस से कहता है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि एक चोर की तरह किसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बॉस का जैक की शक्ल देखकर खून उबलने लगता है और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे लोम्प्रान जैक और सेव के साथ इस प्लान में शामिल हुआ। जैक लोम्प्रान से मिलने उसके मेंशन आता है। लोम्प्रान जैक से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जैक बोलता है जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें मोनोपोली गेम में हराया था तुमने बोला था कि मैं तुमसे 3 चीजें मांग सकता हूँ। लोम्प्रान बोलता है तुमने तीनों विश मांग ली हैं। पहली विश रोज को परेशान मत करना, दूसरी टैटू की मॉम की किडनी मत लेना और तीसरी तुम्हें इक्वल ट्रीट करना, और मैंने ये काम कर दिए हैं। जैक लोम्प्रान से बोलता है अगर मैं मुझे इक्वल ट्रीट करने वाली विश को किसी और चीज के लिए ट्रेड करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? लोम्प्रान कहता है तब तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि तुमने अपनी डिग्निटी लाइन पर रख दी है। जैक बोलता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोम्प्रान कहता है मैंने तुम्हें मिसजज किया, मुझे लगा था कि तुम एक गरीब लड़के हो जो रिच बनना चाहता है। जैक कहता है मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यही एक रास्ता है बॉस को रोकने का। लोम्प्रान बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बॉस को इस गेम में नहीं हरा पाऊंगा। तो जैक कहता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम 100% श्योर हैं कि हमारा खिलाड़ी ही जीतेगा तो हमें उस पर्सन से वो गेम खिलवाना चाहिए जो ये काम कर सकता है। लोम्प्रान कुछ नहीं समझ पाता तो वहाँ सेव की एंट्री होती है। लोम्प्रान जैक से कहता है कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि ये लड़का वो गेम जीत पाएगा? तो सेव कहता है कि अगर मैं हार गया तो आप मुझे मार डालना। लोम्प्रान जैक से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी विश को ट्रेड करूं और तुम्हें इक्वल ट्रीट ना करूं तो मैं तुम्हें अपना डॉग बनाऊंगा।
वो जैक को डॉग बनने के लिए बोलता है। जैक के पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो लॉम्प्रान से पूछता है कौन सी ब्रीड का डॉग। सेव को ये सब देखकर जैक के लिए दुख हो रहा था। लॉम्प्रान जैक को एक एक करके हर टाइप की ब्रीड का डॉग बनाता है, यहाँ तक कि लॉम्प्रान के कहने पर जैक को भौंकना भी पड़ता है। वो लॉम्प्रान की कही हर बात मानता है। वो स्पिन होकर दिखाता है। साइको लॉम्प्रान तो बस जैक पर हंसे ही जा रहा था। अब प्रेजेंट में मोनोपोली गेम शुरू होता है। वहाँ बैठी लेडी बॉस से कहती है क्या हम 5 मिलियन भात से गेम शुरू करें, लेकिन बॉस बड़े ही टशन में 50 मिलियन भात से गेम शुरू करता है। वो असली पैसों से गेम खेल रहे थे। बॉस लॉम्प्रान से बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं है, ये लड़का तुम्हारे सारे पैसे हार भी सकता है, इसने ये गेम पहले कभी नहीं खेला है। सेव बॉस से बोलता है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले तो सेव ये दिखाता है कि वो ये गेम ठीक से नहीं खेल पा रहा है। जब बॉस को भरोसा हो जाता है कि वो ही ये गेम जीतेगा, तब फाइनली पासा पलटता है और बॉस एक एक करके गेम में पैसे के साथ अपना सब कुछ गवा देता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो लॉम्प्रान बोलता है क्या तुम इस गेम के रूल्स के बारे में भूल गए, और अगर तुम यहाँ से उठे तो तुम्हें पेनल्टीज पे करनी होंगी। सेव बॉस से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची है, क्या तुम सुपानिमित मुझे दोगे या फिर बैंकरप्ट हो जाओगे। वहाँ बैठी लेडी कहती है बैंकरप्ट होना इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए एक घर तो होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर 100 मिलियन का डेट होगा और तुम पूरी जिंदगी डेट पे करने में ही निकाल दोगे। वो सब बॉस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेव बॉस से कहता है कि तुम ये गेम हार गए क्योंकि तुम लालची थे, अगर तुमने दिमाग यूज किया होता तो ऐसा नहीं होता। बॉस गुस्से में सुपानिमित उन्हें देकर वहाँ से चला जाता है। गुस्से में वो बाहर आकर कहता है कि मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। रोज भी बाहर उसका वेट कर रही थी। वो बॉस से बोलती है और मैं भी गिव अप नहीं करूंगी, इसलिए मेरे डैड की रिंग मुझे वापस दो। बॉस कहता है मैंने ये रिंग नहीं चुराई है, मैंने तो बस इसे एक चोर से लिया है और फ्री में मुझसे ये रिंग ले लेना मेरे लिए फेयर नहीं होगा। तो रोज बोलती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बॉस रोज से कहता है कि हम कहीं और जाकर डिटेल्स डिस्कस करें तो कैसा होगा। कार्बन रोज को पकड़कर कार में बैठा देते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर जोकर अपने रूम में बैठकर उसी हैंकी को पकड़कर सैड हो रहा था, जो जैक ने उसे सबसे पहले एपिसोड में गुंडों से बचाने के बाद उसकी नोज ब्लीडिंग को साफ करने के लिए दिया था। वो एक डायरी बनाता है जिसमें वो 100 तरीके लिखता है किसी भी पर्सन को बिना मिले थैंक्स बोलने के। इधर सुपानिमित में जैक की ग्रैंडमा की कमर में काम करते करते दर्द हो गया था। तभी पीछे से जोकर ग्रैंडमा को आवाज लगाता है। ग्रैंडमा जोकर को देखकर खुश होकर उसे हक कर लेती हैं। वो जोकर से पूछती हैं कि क्या तुम दोनों ने पैचअप कर लिया है और तुम यहाँ हमारे साथ रहने आए हो। जोकर सैड होकर बोलता है कि मैं अपना सामान पैक करके आपको गुड बाय बोलने आया हूँ। ग्रैंडमा जोकर को समझाती हैं कि थोड़े दिन अलग रहकर साथ में हो जाना, लेकिन इस तरह से बिना बात करे चले जाना ठीक नहीं है, और मैं अभी भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जोकर बोलता है मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अगर इस बार हमने एक दूसरे को माफ भी कर दिया तभी भी प्रॉब्लम होती रहेंगी। जब तक मैं उसकी लाइफ में हूँ प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। ग्रैंडमा उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर कहती हैं कि हर कोई गलती करता है और तुम अपने आप को माफ करना मत भूलना। मैं जानती हूँ तुमने कुछ ज्यादा ही गलतियाँ की हैं, लेकिन तुमने अच्छा काम भी किया है और तुम मेरे बेटे की तरह ही हो। मैं तुम्हें अब भी अपनी फैमिली मानती हूँ। जोकर ग्रैंडमा को थैंक यू बोलता है और आज तक ग्रैंडमा ने जोकर के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए कुछ पैसे देकर थैंक्स बोलता है, और वो तोयतिंग के लिए भी गिफ्ट लेकर आया था। वो ग्रैंडमा से बोलता है कि तोयतिंग से कहना वो बहुत ब्रेव है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ ऑपरेशन होने के बाद जोकर तोयतिंग से मिलने हॉस्पिटल में जाकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ आकर मिलता रहूंगा और तुम मेरे लिए हमेशा मेरी फैमिली रहोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में जोकर ग्रैंडमा से बोलता है कि जैक को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो किसी दिन मेरे बारे में पूछे तो वो अपनी पॉकेट से वो हैंकी निकालता है और कहता है कि उससे बोलना कि मैं थैंकफुल हूँ उन स्माइल्स के लिए जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करी जब भी हम मिले थे, और कहना कि मैं सॉरी हूँ कि मैं उससे किया कोई प्रॉमिस नहीं रख पाया, और उसने जो बोला था कि मैं अपने फेस को उसे दोबारा ना दिखाऊं, ये तो मैं नहीं जानता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जोकर और ग्रैंडमा हक करके रोने लगते हैं। जोकर वो हैंकी ग्रैंडमा को दे देता है तो ग्रैंडमा बोलती है कि फेट भी बहुत फनी है, तुमने जैक के फ्रीडम को इस बात से एक्सचेंज किया कि तुम उसका फेस अब कभी नहीं देखोगे। ग्रैंडमा को कुछ आवाज आती है तो वो जोकर से बोलती हैं कि मुझे लगता है कि जैक घर वापस आ गया है, क्या तुम सच में उससे नहीं मिलना चाहते हो। जोकर बोलता है नहीं,
वो दोनों तो बस रोए ही जा रहे थे। जोकर अपना सामान पैक करने रूम में चला जाता है और इधर जैक सेव से कहता है कि आज मुझे पता चला कि कुत्ता बनना कितना मुश्किल काम है। सेव बोलता है इतने सारे गेम जीतने के बाद भी हमें वो सब कुछ लोमप्रान को देना पड़ा, लेकिन ये बात ठीक है कि हमारे पास अब भी सुबह निमित्त है और अगर मुझे उस रिंग की पावर पता होती तो मैं लोमप्रान के डैड को वो रिंग कभी वापस नहीं करता, क्योंकि हम उस रिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैक स्माइल करके बोलता है कि तुमने ये अच्छा काम किया कि तुमने वो रिंग वापस कर दी। वैसे भी इस तरह की चीजें हम लोगों को सूट नहीं करती हैं। तो सेव बोलता है वैसे तुमने ये बात सही कही, इसलिए तो पावरफुल लोग हमेशा करप्शन के दलदल में फंसे रहते हैं। जैक सेव से बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो सेव कहता है मैं जाकर सोने वाला हूँ और कल लोगों को बताऊंगा कि सुपानिमित को मैं बॉस से टेक ओवर करने वाला हूँ और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अभी भी लोगों को बॉस को डेट पे करना होगा। वो एक बार और जैक को थैंक्स बोलता है। वो दोनों ही अपने अपने घर की तरफ आ जाते हैं। इधर जोकर घर को सैड होकर देख रहा था कि उसे प्लेट गिरने की आवाज आती है। वो ग्रैंडमा को चेक करने भागता है और दूसरी तरफ जब सेव अपने घर की तरफ आ रहा था तो बॉस के आदमी सेव से कहते हैं कि वो तुम ही हो जिसने हमें बिट्रे किया है। सेव उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मारते हैं। होप भागता हुआ सेव को बचाने आता है। वो सेव से कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन सेव जाने से मना कर देता है। वो आदमी सेव को बहुत मारते हैं, ऊपर से होप भी उनके सामने नहीं टिक पाता। वो मार मार कर होप से बोलते हैं कि तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। सेव बेहोश हो चुका था। एक आदमी सेव को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और बाकी के बचे दो आदमी होप को मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। वो अपनी आंखों के सामने उन आदमियों को सेव को ले जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कार्बन जैक के घर में आ गया था। ग्रैंडमा नीचे गिरी हुई थी। जोकर ग्रैंडमा के पास आकर कार्बन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। कार्बन बोलता है कि मैं तो बस अपनी जॉब कर रहा हूँ, इसको पर्सनली मत लेना। जोकर उससे बोलता है लेकिन क्या तुमने बोला नहीं था कि तुम जैक को अकेला छोड़ दोगे। कार्बन बोलता है कि मैं यहाँ जैक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ, कोई तुमसे मिलना चाहता है। जोकर कार्बन से बोलता है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। यहाँ पर जोकर और कार्बन के बीच फाइट होती है, लेकिन जोकर कहाँ ही कार्बन के सामने टिकने वाला था। कार्बन बोलता है क्या जैक ने तुम्हें भी फाइट करना सिखा दिया? क्या उसने कभी तुम्हें ये बताया कि वो ऐसे ही मुझसे हारा था? अब ग्रैंडमा भी फाइट में उतर जाती हैं। वो एक एक करके सारे डम्पलिंग्स कार्बन पर फेंकती हैं। फाइट में जोकर भी ग्रैंडमा का साथ देता है। ग्रैंडमा चाकू निकालकर कार्बन पर अटैक करके बोलती हैं कि पहले तुमने तोयतिंग को हर्ट किया और अब जोकर को कर रहे हो। मैं तुम्हें इस घर से वन पीस में तो नहीं जाने दूंगी। लेकिन कार्बन ग्रैंडमा को एक धक्का मारता है और वो फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर जोकर कार्बन से बोलता है कि तुमने एक ओल्ड लेडी पर अटैक किया। वो कार्बन से अभी भी फाइट कंटिन्यू करता है। तो कार्बन बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इसलिए लड़ना बंद करो और क्या तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आओगे या फिर इस ओल्ड लेडी की मदद करना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन जोकर फिर भी कार्बन को एक पंच मारकर ग्रैंडमा के पास उन्हें चेक करने आता है, लेकिन कार्बन उसे एक किक मारकर और फिर उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब जोकर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक जगह पर देखता है जहां उसके हाथ चेन से बंधे हुए थे। वहां पर रोज भी थी। वो लोहे की चेन को खोलने की कोशिश करता है, साथ में उसके गले में भी कुछ लगा हुआ था। तभी उसे सेव की आवाज आती है। वो भी जोकर के बगल में ही बैठा हुआ था। सेव कहता है मैंने सब कुछ करके देख लिया है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे गले में ये बॉम्ब हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहो। जोकर सेव से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो सेव कहता है कि इस अबेंडेंट फैक्ट्री को बॉस यूज करता है डेटर्स को होल्ड करने के लिए। जोकर उससे पूछता है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सेव बोलता है मैं रास्ता तो जानता हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जोकर उससे पूछता है कि रोज यहाँ पर कैसे आई। तभी उन्हें ऊपर से बॉस की आवाज आती है। जोकर बॉस को देखकर चिल्लाने लगता है। तो बॉस कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर तुम्हारे नेक पर लगा डेटोनेटर ब्रेक हो गया तो तुम मर जाओगे। जोकर बॉस से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बॉस कहता है मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। तुम सबको गेम खेलना बहुत पसंद है, राइट? जैक और सेव दोनों ने ही मुझे बिट्रे किया है। आज मैं इस दिन को तुम्हारे लिए अनफॉरगेटेबल बना दूंगा ताकि तुम सब मेरे अगेंस्ट कभी ना जा पाओ। सेव भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अब भी गेम खेलना चाहते हो? क्या तुम अकेले ये सब चीजें करके थके नहीं? तुम कभी नहीं जीतोगे और हमारे दोस्त जल्द ही यहाँ आ जाएंगे और तुम अकेले ही मरोगे, वो भी जेल में।
बॉस गुस्से में गन निकालकर सीधे सेव के पैरों पर शूट करता है। वो सेव से बोलता है, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ और मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। वो कार्बन को अपनी गन पकड़ा देता है और कार्बन बॉस को एक टैब। यहाँ पर गेम शुरू हो जाता है। तब तक रोज भी जाग जाती है। वो चिल्लाकर पूछती है, मैं कहाँ पर हूँ और तुमने मुझे कैप्चर क्यों किया, मुझे अभी इसी वक्त छोड़ो। कार्बन रोज से बोलता है कि यहाँ हर कोई बात कर चुका है। वो गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स जबरदस्ती उन्हें बैठा देते हैं। दूसरी तरफ जब जैक अपने घर आता है तो ग्रैंडमा को फ्लोर पर बेहोश पड़ा देख चिल्लाते हुए उन्हें चेक करने जाता है। ग्रैंडमा भी जाग जाती हैं। जैक ग्रैंडमा से पूछता है कि आपके साथ ये सब किसने किया, तो ग्रैंडमा जोकर को इधर उधर देखने के बाद जैक से बोलती हैं कि जाकर जोकर को बचाओ क्योंकि उसे बॉस का आदमी यहाँ से जबरदस्ती ले गया है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।